प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो या गाड़ी की खरीदो फरोख्त हो, टोकन एक ऐसी चीज है कि जिसको जुर्माना की बुनियाद पे किया जाता है, फिर लोग टोकन वापस भी कर देते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने टोकन करना है तो 1000 बार सोच के टोकन करें, क्योंकि टोकन की बेस के ऊपर आपके ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और उसके अंदर जो है वो कुछ मामला इस तरह होते हैं कि एक शख्स एक प्रॉपर्टी का जो है वो खरीदार होता है और वो सिर्फ टोकन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि जो सेलर होता है उसके साथ एक एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें नाम, पता और आईडी कार्ड नंबर और ये सारी चीजें उसमें लिख दी जाती है। उसके बाद जो है वो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो सेलर कहता है कि जी मुझे एक बेटर प्राइस मिल रही है, मैं अब आपके साथ ये टोकन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आप टोकन वापस लेना चाहते हैं तो आप ले लें। तो बायर इसके ऊपर जो है वो जाके स्टे ऑर्डर ले आता है। अब जैसे ही बायर स्टे ऑर्डर लेके आता है वो कहता है जी कि इसका तो मेरे साथ टोकन हुआ है, तो ट्रायल कोर्ट में उसको इतना कोई रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन उसके फौरी बाद हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाता है। अल्टीमेटली दोनों पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं इस चीज के ऊपर जी कि जो बायर होता है वो कहता है जी मेरा इस प्रॉपर्टी पे हक बनता है, मैं पैसे जमा कराने को तैयार हूँ, जबकि सेलर कहता है जी कि मेरा इसके साथ सिर्फ टोकन हुआ था, मेरा इसके साथ एक बाज़ाब्ता एग्रीमेंट टू सेल या इकरारनामा कभी हुआ ही नहीं था, तो मैं इसको प्रॉपर्टी जो है वो क्यों सेल आउट करूं। तो उस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असूल जो है वो वजह किए, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी के साथ टोकन करने जा रहे हैं और टोकन में वो चीजें शामिल हैं तो आपको हर सूरत जो है वो प्रॉपर्टी उसको हैंडओवर करनी पड़ेगी और आप उससे नहीं निकल सकते। तो उसमें नंबर 1 के ऊपर ये कि अगर जो आपका टोकन पेपर है वो बायर और सेलर को आइडेंटिफाई करता है, यानी उसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखा है जी कि ये प्रॉपर्टी का जो है वो बायर है और ये प्रॉपर्टी का जो है वो सेलर है, तो उसकी पहली कंडीशन जो है मुकम्मल हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि उसी टोकन के अंदर अगर क्लियरली प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें मकान नंबर, प्लॉट, दुकान, जो भी उसका नंबर बन रहा है, जो भी उसका टाउन, ब्लॉक, एरिया, गली नंबर, मोहल्ला और टाउन, वो सारी चीजें बीच में आ रही है, जिला भी आ रहा है, तो ये उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देता है। नंबर 3 के ऊपर ये है कि उसकी सेल कंसिडरेशन, यानी कि उस प्रॉपर्टी का जो सौदा है वो एग्जैक्टली कितनी अमाउंट में हुआ, उसमें अगर वो टोटल प्राइस लिख दी जाती है तो इस तरीके से उसकी तीसरी चीज जो है वो भी पूरी हो जाती है। नंबर 4 के ऊपर यह है कि अगर उसमें यह भी लिख दिया जाता है कि उस प्रॉपर्टी की जो लेन देन के मामला है उसका स्केड्यूल ऑफ पेमेंट क्या होगा, यानी कब पेमेंट की जाएगी, कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, वो भी तफसीलात अगर बीच में लिख दी जाती है टोकन के अंदर तो वो एक एग्रीमेंट टू सेल का जो है वो दर्जा हासिल कर लेती है। और लास्ट के ऊपर ये है कि कंसेंसस एडी आइटम, यानी कि दोनों पार्टीज उसमें आइडेंटिफाई होने के बाद इस चीज पे विलिंग हो जी कि हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और दूसरा इस चीज को कह रहा है जी हम इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज थी कि अदालत ने, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने एक टोकन रसीद को जो है वो एक प्रॉपर इकरारनामे का दर्जा दे दिया और उन्होंने कहा जी अगर ये 5-6 बातें पूरी हो जाती हैं तो आप इस चीज की ग्राउंड या प्ली नहीं ले सकते कि जी मेरा तो सिर्फ इसके साथ टोकन हुआ था, मेरा इसके साथ इकरारनामा लिखा ही नहीं गया, एग्रीमेंट टू सेल लिखा नहीं गया। तो अब ये चीज जो है वो पीछे चली गई है और ये फैसला इस चीज को 100% इंडोर्स करता है कि अगर आपने टोकन मनी जो है वो लिया है और टोकन मनी के साथ आपने जो रसीद एग्जीक्यूट की है उसमें ये 5-6 चीजें अगर बीच में शामिल हैं तो आप अपने सौदे से जो है वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में अगर बायर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है और वो अपनी विलिंगनेस शो करता है कि जी मैं पैसे देने को तैयार हूं इस टोकन के मुताबिक, तो अदालत उसके ना सिर्फ पैसे रिसीव करेगी, उसको कोर्ट में पैसे जमा कराने का हुक्म होगा और वो अपनी रिमेनिंग कंसिडरेशन वहां पे जमा करवाएगा। जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है, उसमें जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जाता, एज ए मैटर ऑफ जो है वो एक डिस्क्रिशन जो है वो अदालत की होती है, वो उसमें उसने एक्सरसाइज करनी होती है। तो उसके मुताबिक आप जो है वो इस चीज को नहीं कह सकते कि जी मैं इस सौदे को नहीं मानता सिर्फ इस रीजन के ऊपर कि उसके ऊपर टोकन रसीद लिखा हुआ है। तो इसलिए जब भी आपने टोकन करना है किसी के साथ, आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि टोकन अगर कर रहे हैं तो हैवी टोकन करें ताकि कल को कोई शख्स जो है वो रिट्रैक्ट ना हो सके और 2-4-5 लाख रुपए आपको पकड़ा के किसी भी वाले से आपको ब्लैकमेल ना कर सके, जिस तरह इस केस में हुआ कि टोकन सिर्फ 5 लाख का था जबकि सौदा करोड़ों रुपए का था और बायर को जो है वो इस फाइट को करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको रिजेक्ट किया, इसी बात पर रिजेक्ट किया कि आपने इतने सी अमाउंट दे के जो आपने सौदा किया उसके बाद आपने जो टोकन मनी को जिसको आप कह रहे हैं वो हम उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि वो इकरारनामे का स्टेटस हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसके होने के बाद आपने किसी भी हवाले से किसी भी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश नहीं की। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।